वीएस स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की प्राकृतिक संरचना के बारे में। बिहार का प्राचीन भूगर्भिक इतिहास चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व तक फैला हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से, उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर और औरंगाबाद विंध्य नवीन काल से संबंधित है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चतुर्थ कल्प और कैम्ब्रियन कल्प, इसके अलावा विंध्य नवीन काल क्या होता है। जब मैं आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी कराऊंगा तो उसमें मैं आपको इसका पूरे अच्छी तरीके से इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं फिलहाल इस टॉपिक पर। जैसा दिया गया है, बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतियों में विभाजित किया गया है। पहला, उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र। दूसरा, गंगा का मैदान। तीसरा, दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। अब हम एक एक करके बारी बारी से इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र। इसके 3 उपभाग हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र आखिरकार है क्या। तो ये उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी का एक हिस्सा है। हिमालय की सबसे निम्न चोटी को शिवालिक कहते हैं और शिवालिक के नीचे का क्षेत्र जो आता है उसे हम लोग उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र, जो कि बिहार में पाया जाता है, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों, इस तराई क्षेत्र का विस्तार उत्तर पश्चिम, मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो ये बिहार के उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक भारत नेपाल की सीमा के समानांतर ये फैला हुआ है। दोस्तों, यह पर्वतीय क्षेत्र सोमेश्वर तथा रामनगर दून, ये दो पर्वतमालाओं से मिलकर के बना है। अब पुनः इस चीज़ को समझेंगे। ये जो तराई का क्षेत्र है ना, ये बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लेकर के उत्तर पूर्व तक के बिल्कुल एक लगातार एक श्रृंखला बनी हुई है और ये आपको भारत और नेपाल के सीमा के साथ साथ ये चला गया है। यह जो पर्वतीय क्षेत्र है सोमेश्वर और रामनगर दून, ये 2 महत्वपूर्ण पर्वतमालाओं से मिलकर के ये बना है। अब ये दोनों को हरहा नदी ने अलग कर दी है। दोस्तों, इस उत्तर पश्चिम तराई क्षेत्र का अधिकतम ऊंचाई 450 मीटर ऊंची है और ये उत्तरी सीमा पर, मतलब पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के आसपास इसकी लगभग लंबाई जो है 74 किलोमीटर तक विस्तार में जाती है। दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे। इसके 3 उपभाग हैं। पहला दिया हुआ है रामनगर दून, दूसरा है सोमेश्वर दून और तीसरा है दून घाटी। जैसे आप देख रहे हैं, रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और ये आपका दून घाटी। आइए अब एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। रामनगर दून सबसे पहले देखते हैं। तो रामनगर दून की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है और हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। रामनगर दून की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है और हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं सोमेश्वर श्रेणी के बारे में। सोमेश्वर श्रेणी ये पश्चिम में त्रिवेणी नहर से भिकनाठोरी नामक स्थान पर 75 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। मैं सोमेश्वर श्रेणी की बात कर रहा हूँ। पश्चिम में ये त्रिवेणी नहर, दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, त्रिवेणी नहर से। तो ये सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम में त्रिवेणी नहर से भीखनाठोरी तक, भीखनाठोरी भी एक जगह है, ये दोनों के बीच लगभग 75 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं बिहार एवं नेपाल के बीच में। ये सोमेश्वर श्रेणी बिहार एवं नेपाल के बीच में एक सीमा के रूप में काम करती है। जैसा कि हम सबसे पहले जब आपको उत्तर पश्चिम तराई क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें भी मैं आपको बताया था कि उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक भारत नेपाल की सीमाएं बनाती है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार एवं नेपाल के बीच सीमा निरूपण में ये काम करता है। दोस्तों, सोमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई 874 मीटर है। यहाँ दोस्तों आगे बात करते हैं। सोमेश्वर श्रेणी के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ दोस्तों कि बिहार के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है या फिर कौन सी श्रेणी है। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा सोमेश्वर श्रेणी। बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सोमेश्वर की श्रेणी से घिरा हुआ है। दोस्तों, इस क्षेत्र में कई नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के बहाव के कारण से कई दर्रे का निर्माण हो चुका है। क्योंकि ये सोमेश्वर श्रेणी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि नदियाँ जब तीव्र ढाल से बहेंगी तो कहीं न कहीं दर्रे का निर्माण करेगी। इन दर्रों में कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे सोमेश्वर, भीखनाठोरी और मरवट। दोस्तों, हम बात करते हैं दून घाटी के बारे में। दून घाटी, यह घाटी जो है रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। दून घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के मध्य में स्थित है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। यहाँ दोस्तों, इस नदी घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। इनका जो निर्माण हुआ है, निर्माण में इसकी जो स्थलाकृति की जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो गंगा के जलोढ़ जो होते हैं उनसे बस थोड़ा बहुत ही ऊंचाई पर है। ओके, अब दूसरे नंबर का है गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा का मैदान संपूर्ण बिहार में 95% हिस्सा
ये कवर करता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बिहार 95% का क्षेत्रफल गंगा का मैदान से ताल्लुक़ रखता है। ओके, आगे बात करते हैं। बिहार में गंगा के मैदान का विस्तार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, नेपाल की सीमा से लेकर के झारखंड के छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, दक्षिण नहीं, दक्षिणी आपको चला जाएगा फिर आगे साइड में। ओके, मैं उत्तरी भाग कर रहा हूँ, मतलब कि जहाँ पर छोटा नागपुर का पठार एंड हो रहा है। आप कुछ नक्शे से समझ सकते हैं इसको, जैसे कि दिया हुआ है। मैं आपको पहले एक बिहार का नक्शा बनाने का कोशिश करूँगा। तो ये आपका मानकर चलिए, ये आपका लगभग बिहार का नक्शा, ये इसे मान लीजिए कुछ देर के लिए। ये आपका बिहार का नक्शा है और इस तरफ आपका ये नेपाल हो गया, नेपाल इस तरफ हो गया, और बिहार के इन क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में आपका झारखंड है। तो झारखंड का जो, सॉरी यहाँ पर छोटा नागपुर पठार, तो झारखंड के इस क्षेत्र में ये आपका छोटा नागपुर पठार इस तरह से ये विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार इस तरफ है। तो ये जो क्षेत्र है ना दोस्तों, इन क्षेत्रों में, ये इस क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलेंगे, छोटा नागपुर पठार का ये उत्तरी क्षेत्र है। ओके, अब हम बात करते हैं, पुनः हम टॉपिक पर आते हैं। तो अभी आपको क्या बताया कि ये बिहार, ये जो गंगा का मैदान है, ये बिहार में, ये इस तरफ आपका नेपाल बॉर्डर हो गया और इस तरफ दक्षिण में आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया। तो छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी हिस्सा, ये कुल जो हिस्सा है ना, ये कुल हिस्सा है, ये गंगा के मैदान में ही आता है, चारों तरफ से आता है। क्योंकि अभी आपको बताया 95%, 95% ये क्या करता है, गंगा का मैदान बिहार में फैला हुआ है। दोस्तों, अब क्या होता है कि इन क्षेत्र में कई सारी नदियाँ बहती हैं। तो नदियों के बहने से क्या होता है, नदियाँ अपने साथ साथ अवसाद लेकर चलती है, गाद लेकर के चलती है। इन गाद की वजह से अवसादी मैदान का निर्माण होता है और ये अवसादी मैदान मोतिहारी के पास में कहीं कहीं गहरे गर्त बनाती हैं। क्योंकि जब ये गाद कहीं उथला होता है तो कहीं जाकर के अप एंड डाउन की स्थिति में इस तरह से आ जाता है। तो ये क्या हो गया, इस तरह से भरकर ये गाद बन जाते हैं, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भी कुछ इसी तरह से हुई थी। ओके, तो मोतिहारी के निकट गहरा गर्त का निर्माण कर देता है। आगे बात करते हैं। आगे इस मैदान की ढाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गंगा का मैदान जो है, गंगा का मैदान, इसका ढाल, तो ढाल इस तरह से है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। अभी आपको बिहार का नक्शा बनाया था, पुनः देख लीजिए, क्योंकि बिहार का नक्शा क्या है, समानांतर इस तरह से मानकर चलिए। तो आपका इसका जो ढाल है ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। अर्थात कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं बिहार का जो स्थलाकृति है, ये उत्तर क्षेत्र में उठा हुआ है, उभरा हुआ है, और ज्यों ज्यों हम नीचे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, ये इस तरफ क्या है, धंसा हुआ है। ठीक इसी तरह से जब हम झारखंड, ये मानकर चलो इस तरफ झारखंड है, तो झारखंड से भी क्या होता है कि झारखंड का ये क्षेत्र उथला हुआ है और इस तरफ आपका ये, जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं तो ये आपका नीचे गहरा है। ओके, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि ये बीच का, बिहार का बीच का क्षेत्रफल जो है, बीच का जो क्षेत्र है, ये बीच में गंगा नदी बह रही है। इस क्षेत्र में इधर से भी, उत्तर से भी गाद आकर मिलती है और दक्षिण से भी गाद आकर के मिलती है, जिसके कारण से गंगा, आप समझ रहे हैं, गंगा कंटिन्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे भर रहा है, भरा, इसमें अवसाद अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। ओके, और बिहार में बाढ़ का ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण भी है, क्योंकि इसकी स्थलाकृति भी कुछ इस तरह से है। ओके, आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। तो इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका पूरब हो गया। तो ये उत्तर पश्चिम से लेकर के ये दक्षिण पूर्व की ओर है, इस तरह से है। मतलब इसको कंप्लीट एक नक्शे के तौर पर जो हम देखेंगे, तो ये बिहार का नक्शा आप मान करके चलो, तो आपका इस तरफ से भी है ढाल और आपका इस तरफ से है ढाल। ओके, मतलब इसी कारण से तो गंगा नदी क्या करती है, ये आपका इधर से आकर के आपका डायरेक्ट जाकर के भागलपुर तक जाती है, क्योंकि ये इस तरफ गंगा नदी नहीं आई। इसका कारण क्या है, क्योंकि ढाल जो है ये उत्तर पश्चिम से लेकर के ये उत्तर पूर्व तक है। दोस्तों, इसका एक और कारण ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो भी गंगा नदी में जो इस तरफ से, अर्थात दाहिने तट पर जो गंगा नदी में जितनी सारी बिहार की नदियाँ आकर के मिलती है, जो झारखंड से निकल करके इस तरफ आती है, ये सभी के सभी गंगा नदी में दाहिनी तरफ से मिलते हैं। कारण क्या है कि इसकी ढाल आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक है। आप संभवतः इस बात को समझ गए होंगे, तो हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, ये गंगा का मैदान का निर्माण, गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदी कौन कौन है आप समझ सकते हैं, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी नदी गंगा की नदी है और इसके उत्तर बिहार में देखते हैं तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, इसके अलावा और भी कई छोटी नदियाँ हैं जो कि इसके सारे के सारे सहायक नदी हैं। अब ये नदियाँ क्या करती है, अपने साथ अवसाद लेकर के चलती है और ये अवसाद, ये जब ये अवसाद लेकर के चलती हैं तो धीरे धीरे हर जगह पर फैलाते जाती हैं, क्योंकि आपको आगे बताएंगे जलोढ़ मिट्टी में आपका मिलेगा बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। तो जब बाढ़ के साथ बाढ़ जब आती है तो अवसाद में क्या करती है, खादर मिट्टी लाती है, वही फिर पुरानी होकर के बांगर बनती है। तो खादर मिट्टी क्या है, एक्चुअली ये गाद है, अवसाद है। तो जिसके कारण से, इन अवसादों के कारण से गंगा का मैदान निर्मित हुआ है। तो हम देखते हैं इसकी ऊंचाई। तो गंगा का मैदान का समुद्र तल से औसत ऊंचाई 60 से 120 मीटर ऊंचा है और इसकी गहराई जो है 1000 मीटर से 1500 मीटर तक लगभग ये माना गया है। ओके, अब इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें को देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि गंगा
पश्चिम से पूर्व प्रवाह के कारण, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, इस तरह से प्रवाहित हो रही है, अर्थात नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी प्रवाहित हो रही है इस तरह से। ओके, अब इसके कारण से क्या है कि बिहार का दो खंड में बिहार बांटा गया है। अब गंगा के बाएं तट पर जो स्थित हो गया, बाएं क्षेत्र में जो चला गया, इसे हम लोग उत्तरी गंगा का मैदान या फिर उत्तरी बिहार का मैदान के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिण क्षेत्र में है, इसे हम लोग दक्षिण बिहार का मैदान या फिर दक्षिण गंगा का मैदान के नाम से जानते हैं। उत्तर वाला उत्तर और दक्षिण तरफ में दक्षिण के नाम से जानते हैं। ओके, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तरी गंगा का मैदान के बारे में। उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, जो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, घाघरा, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, महानंदा, सरयू, कोसी, जो कि उत्तरी बिहार की ये प्रमुख नदी हैं। अब ये क्या करते हैं, ये अपने साथ जलोढ़ मिट्टी, मतलब कि जल के साथ साथ जो मिट्टी आती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इनके निक्षेप से, इनके अवसाद से उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। ओके, अब हम इसका विस्तार देखते हैं कि इनका विस्तार कहाँ तक है, उत्तरी गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ तक है। तो इसे जिलावार समझने से बेहतर है इसे आप प्रमंडल के तौर पर समझिए, ताकि आपको ये प्रमंडल वाली टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो उत्तरी गंगा के मैदान का विस्तार तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, सारण प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल का कुछ क्षेत्र तक के इनका विस्तार लगभग है। ओके, मैं आपको इसके ढाल के बारे में एक्चुअली बता चुका हूँ कि उत्तरी गंगा का मैदान का जो ढाल है उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर है। इसकी ऊंचाई भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों आते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इसमें एक्चुअली क्या है कि उत्तरी बिहार का जो मैदान है, आप समझ रहे हैं कि ये इनका निर्माण जो है अवसाद से हुआ है। अवसाद कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि नदियों के नीचे के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है, ये इस तरह से नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये अपने साथ जब बाढ़ आती है तो ये अपने साथ ये अवसाद लेकर के आई और ये इस तरफ से नदी के बाहर में आकर के फैल जाती है। तो ये जो अवसाद है, तो कोई पहाड़ तो है नहीं, ठोस तो है नहीं। अभी क्या होगा कि पुनः जब बाढ़ आएगी तो फिर ये और आगे बढ़ जाएगी, इधर फिर आगे बढ़ जाएगी, विस्तृत हो जाएगी। तो इस तरह से एक समतल मिट्टी, यहाँ पर समतल मैदान ये है, बिल्कुल ये एक रूप है, ये हर जगह पे एक रूप है। अब इसके कारण से क्या होती है कि इस क्षेत्र में जो भी नदियाँ बहती है, जो भी नदियाँ इस क्षेत्र में बहती है, मैं आपको दूसरे कलर से बताने की कोशिश करूँगा कि इस क्षेत्र में जो भी नदी बहेगी वो क्या करेगी, नदियाँ तो विसर्पण करने का इनको मौका मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको उत्तर साइड में क्या है, नेपाल है जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ से जो भी नदी निकलेगी ये आपको तीव्र ढाल से निकलेगी और आगे आपको रास्ता कैसा मिला है, बिल्कुल एक रूप में समांतर, और ये कोमल मिट्टी है। तो इन नदियों को, इन मिट्टी को काटने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके कारण से जब ये बाढ़ आती है तेज बहाव के साथ में, तो ये नदी क्या करेगी, विसर्पण करना चालू कर देगी। विसर्पण का मतलब समझ होंगे, नदी आपको रास्ता बदल देती है। जैसे आप कोसी का नाम सुनेंगे, कोसी क्या है, कोसी प्रवाह प्रणाली को बदलने में ये कुख्यात है। ये नदी अपना रास्ता बदलने में कुख्यात है बिहार में, इसलिए इसे हम लोग बिहार का अशोक भी कहते हैं। ओके, दूसरी ओर बात करते हैं कि गंगा के निकट में ये जो मैदानी भाग है, उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में बात करें तो उत्तरी गंगा के मैदान में क्या होता है, मैं ज़्यादा नहीं, आप इसे ही समझ लीजिए, ये गंगा से ही आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मानकर चलो कि गंगा नदी आई है यहाँ पर, ऐसे भरी है और इधर आपका ये अवसाद छोड़ करके चली गई इन क्षेत्रों में, इधर आपका अवसाद भरा हुआ है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर